हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं MPS 002 अंतर्राष्ट्रीय संबंध इग्नू यूनिवर्सिटी MPS फर्स्ट ईयर। तो बच्चों, मध्य शक्तियों के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक है मध्य शक्तियों को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। उत्तर शीत युद्ध अवधि में मध्य शक्तियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो विश्व राजनीति में मध्य शक्तियां कौन कौन है, इसके पर हम बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत, चीन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका की विश्व राजनीति की अभिव्यक्ति को उभरती शक्तियां कहा जाता है। तो आज शीत युद्ध के बाद की जो राजनीति है उसमें भारत, चीन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका विश्व राजनीति में आज ये एक उभरती हुई शक्ति है। तो इन देशों को एक उभरती हुई शक्ति कहा जाता है। ये देश आर्थिक, सैनिक और विचारधारा सभी क्षेत्रों में कार्यपरक थे। तो आज अगर हम इनकी बात करें तो आज इनके पास सैन्य विचारधारा अपनी है, अपना एक संविधान है और विश्व राजनीति में अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। और ये सभी देश एक परमाणु संपन्न देश उभर कर आए, नई प्रकार की तकनीक अपनाकर कमोबेश स्पष्ट निर्धारणता, व्यवहारिकता, प्रतिरूपों को निरूपित करते हैं। और इनके पास नई नई टेक्नोलॉजी, इनके देश में एक बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र, इन्होंने आज विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में और साइंस के क्षेत्र में इतनी उन्नति हासिल कर रही थी। आज ये देश एक उभरती हुई शक्ति के रूप में पेश हुए, जो राष्ट्रीय गतिविधियों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हितों, उद्देश्यों और नीतियों के मार्गदर्शक हैं। इनके दायरे में राज्य के वे सभी कार्य आ जाते हैं जो अन्य राज्य का व्यवहार विनियमित करने के लिए किए जाते हैं। तो आज इनके पास विश्व राजनीति में बहुत ही अहम काम करे हैं इन्होंने, और विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना और विश्व अर्थव्यवस्था में अपना एक मुकाम हासिल करा है। और ये विश्व राजनीति में और वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी भूमंडलीकरण के अंतर्गत आज इनका पूंजी निवेश प्रत्येक देशों में हो रहा है। और टेक्नोलॉजी में ये जो उभरती हुई शक्ति हैं ये एक आज बहुत ही आगे निकल चुकी हैं। तो इसकी बात करते हैं। मध्य शक्ति को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, अब क्या क्या दृष्टिकोण देखते हैं। इन उभरती हुई शक्तियों को मध्य स्तरीय शक्ति भी कहा जाता है। यानी ये उभरती हुई जो शक्ति है ये मध्य स्तरीय है। अभी ये पूरी महाशक्तियां नहीं बनी है, बल्कि ये अभी रास्ते में, यानी मध्य, बीच वाले। एक तो लो होता है, एक मध्य होता है, एक उच्च होता है। तो ये मध्य में है। विभिन्न विचारकों ने इनको परिभाषित करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए और इन्हीं समस्याओं और दोषों के संबंध में एक अलग विचारधारा प्रस्तुत किया। क्योंकि विभिन्न मध्यस्तरीय शक्तियों की कार्यशैली एवं आचरण समान नहीं है। क्योंकि अगर मैं इनकी बात करूं, सभी देशों की जो कार्यशैली है और इनकी जो सांस्कृतिक परंपरा है, सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग है। और अपनी संस्कृति और कार्यशैली से ये अपने अपने देशों की इनके देशों का अपना अलग महत्व है तथा इसके समाधान एवं स्थिति भी अलग अलग मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से लेकर शीत युद्ध के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन के बावजूद इनकी स्थिति स्थिर रही, इसलिए वर्तमान विश्व में भी ये प्रासंगिक है। तो देखते हैं कि मध्य स्तरीय बौद्ध के प्रमुख दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक प्रमुख विषय के रूप में इन स्वीकृत मध्य स्तरीय शक्तियों का अध्ययन लंबे समय से होता रहा है। अगर हम इनकी बात करें तो ये मध्य स्तरीय जो शक्ति है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनका प्राचीन बहुत ही पहले से इनका अध्ययन किया जाता रहा है। और ये कार्य योजना तथा दूसरे देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने एवं चलाने की एक सोची समझी योजना के रूप में विद्वानों ने इसे मान्यता दी। तो ये आज विश्व राजनीति में ऐसे ऐसे उपलब्धि हासिल करी जिसके कारण इनको बड़े बड़े विद्वानों ने मध्य स्तरीय शक्तियों द्वारा संबोधित किया। स्थिति का महत्व अंतर्राष्ट्रीय पद सोपान में अगर हम बात करें, मध्य स्तरीय शक्तियों की स्थिति में के अनुसार उनको परिभाषित किया जाता है। क्योंकि मध्य स्तरीय देश विचारकों के अनुसार छोटे, बड़े या मध्य दर्जे के राष्ट्र होते हैं। यानी ये छोटे भी होते हैं, मध्य भी और छोटे मीडियम भी होते हैं। और इनकी पहचान कुछ विशेषताओं के आधार पर की जाती है। मध्य स्तरीय राष्ट्रों को मध्य या मध्यवर्ती शक्ति की श्रेणी में स्थान दिया जाता है। तो इन मध्यवर्ती शक्ति जो मध्य स्तरीय शक्ति है, इनकी अपनी पहचान और कुछ ऐसी विशेषताएं जो इनको एक मध्य स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित करती हैं और इनको मध्यवर्ती या मध्य शक्ति की श्रेणियों में रखती है। तो अब नेक्स्ट है भूगोल की भूमिका। किसी राष्ट्र का भूगोल सबसे अधिक स्थायित्व या स्थायी तत्व होता है। भूमि की आकृति और उसका उपजाऊपन, मौसम की स्थिति आदि मुख्य तत्व तौर पर किसी राष्ट्र को प्रभावित करते हैं। तो भारत और ये मध्य स्तरीय शक्तियाँ कृषि के क्षेत्र में काफ़ी इतनी उन्नत हो चुकी हैं। आज इनकी अपनी जो मौसम, उपजाऊपन है, वहाँ पर कृषि में ये काफ़ी
लोगों का पेट भर रहे और अपनी कृषि व्यवस्था को का निर्यात भी कर रहे हैं। इसलिए किसी देश को मध्य शक्ति की उपाधि दी जाए, ये बहुत हद तक उसकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है। भौगोलिक रूप से अगर भारत को देखा जाए तो भौगोलिक रूप से भारत के पास पहाड़ भी है, मैदान भी है, और इसके बाद द्वीप भी है, और रेगिस्तान भी, और साथ ही साथ पठार। तो भौगोलिक स्थिति से भारत बहुत ही संसाधनों से परिपूर्ण है। इसलिए भारत जैसे जो देशों को हम मध्य शक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। मानकीय उपागम, तो मानकीय उपागम मध्य स्तरीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण उपागम है। इनके समर्थकों का मानना है कि मध्य स्तरीय शक्ति बड़े या छोटे राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, नैतिक गुणों से युक्त होते हैं। तो ये जो अगर मानकीय अगर बात करें, जो मध्य शक्ति है, ये बड़े छोटे बड़े राष्ट्रों की अपेक्षा ये बहुत बुद्धिमान देश होते हैं, इसलिए इन्हें श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय नागरिक कहा जा सकता है, जैसे कि भारत। इस प्रकार मध्य स्तरीय शक्ति की कुछ मानक विशेषताएं हैं, लेकिन मध्य स्तरीय शक्ति जिन उच्च नैतिक मूल्यों की बात करते हैं वे सिद्धांत में खतरा नहीं है। व्यवहारिक उपागम क्या कहते हैं, तो उन्होंने तो मानकीय बता दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारिक क्रांति हुई, राजनीतिक विद्वानों का ध्यान वैज्ञानिक पद्धति की ओर आकर्षित हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप नैतिक सिद्धांतों को छोड़कर व्याख्यात्मक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारवादी प्रतिमान निर्माण और अन्य तकनीक पर बल देती है, और मानवीय मामले में आकस्मिकता के तत्वों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। तो यहाँ पर व्यवहारवादी उपागम में बोला गया है कि वह देश जो अगर टेक्नोलॉजी और आज वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो उन्नत हो चुका है, बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र हैं जिनके पास अपनी स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी है, उच्च टेक्नोलॉजी है, और आज विज्ञान अंतरिक्ष के अंतर्गत जो उपलब्धि हासिल कर चुका है परमाणु क्षेत्र में, उन देशों को हम मध्य शक्तियों के रूप में आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए इनके पास तकनीकी बल होता है, इसलिए इनको हम मध्य शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। ये व्यवहारवादी उपागमों का मानना है। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि पहले तो हमें किसी विशेष स्थिति की सारे प्रासंगिक तथ्य इकट्ठा करने चाहिए और अंत में अपने निष्कर्ष या फैसले को इस ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए मानो तथ्य स्वयं अपनी कहानी कह रहा है। इसी तरह मध्य शक्ति स्तरीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बहुमुखी समाधान पर बल देते हैं, और जितनी भी ये मध्य शक्तियाँ हैं, ये व्यवहारवादियों का मानना है कि ये बहुमुखी भूमिका निभाते हैं और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने पर जोड़ देते हैं। तो ये हमारी थी उपागम। अब बात करते हैं मध्य स्तरीय शक्ति व्यवहार की विशेषता। पहला, सामान्यतः मध्य स्तरीय शक्ति का व्यवहार एक जैसा नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन के शासन के व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। तो अगर हम बात करें मध्य शक्तियाँ जितने भी देश हैं, उनका व्यवहार, हर देशों का व्यवहार अलग अलग होता है। उनका व्यवहार उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा के आधार पर होता है। इसलिए इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके परिवर्तन के साथ साथ इनके व्यवहार में भी परिवर्तन आता रहता है, यानी सभी देशों का जो व्यवहार है वो एक जैसा नहीं रहता। दूसरी विशेषता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ देश अपने आप को मध्य शक्ति मानकर इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे कुछ अलग और अधिक स्वतंत्र प्रतीक होते हैं। मध्य शक्ति स्तरीय अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो अपने आप की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, ताकि उनको और दूसरे देशों को ये बता सके या ये महसूस करा सके कि हम भी अपने आप में एक महाशक्ति हैं और हमारे पास भी अपनी टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक तकनीक है, जिसके आधार पर हम मध्य स्तरीय शक्तियाँ जो आने वाले टाइम पे एक शक्तिशाली देश बनेंगे। तीसरा, मध्य शक्तियाँ बहुपक्षात्मकवादी सिद्धांत में विश्वास करके सहयोग आधारित विश्व व्यवस्था को मान्यता देते हैं। तो मध्य शक्ति स्तरीय वो हर क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में भी मान्यता देते हैं और आपसी सहयोग को बढ़ावा देते हैं और दूसरे देशों की भी हेल्प करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मध्य शक्तियों की कुछ निश्चित विषय में कार्यात्मक शक्ति होती है, जिसके आधार पर ये मध्य शक्ति स्तरीय शक्तियाँ अपने आप को प्रेजेंट करती है। तो ये सभी विशेषताएं मध्य शक्ति स्तरीय शक्तियाँ थी। अगर मध्य शक्ति स्तरीय को अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।